हाय स्टूडेंट्स, तो आज फिजिक्स नीट 21 सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। इसके पहले सेक्शन बी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वो आपने देखा ही होगा वीडियो। और पूरा पेपर उसके आंसर्स मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट किए हुए हैं, वो भी आपने देखे होंगे, अपने आंसर्स भी मैच किए होंगे। ये पहला क्वेश्चन करेंगे। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी एंड अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट्स एज शोन इन फिगर। तो फिगर से समझ में आ गया होगा, एलसीआर सीरीज सर्किट है, मतलब एसी सर्किट की बात हो रही है। एक इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं क्रॉस एसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी वोल्ट। तो ये कहीं वोल्टेज जो हम कोट करते हैं वो कौन सा वोल्टेज होता है? वो होता है वी आर एम एस। तो ये आरएमएस वोल्टेज है। अब आगे क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल सी एंड आर एस 40, 10 एंड 40 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। तो हमको पता है सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, तो ये जो अप्लाइड वोल्टेज है ये वो इस तरह डिवाइड हुआ है। द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू एलसीआर सीरीज सर्किट इज 10√2। इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है? 10√2 एम्पियर। और ये कौन सा करंट है? तो यह है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू ऑफ करंट, मतलब आई नॉट। पूछा क्या है हमसे? हमसे पूछा है इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट। तो आपको याद होगा इम्पिडेंस मतलब रेजिस्टेंस जैसी चीज है। भूल जाते हैं मान लो, तो कैसे याद लाएंगे? ओम्स लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी बाई आई। मतलब यहां यदि हमको V नॉट मिल जाता है, आई नॉट तो हमको गिवन है, तो हम V नॉट बाय आई नॉट से Z फाइंड आउट कर लेंगे। या फिर क्या कर सकते हैं? वी आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। तो यहाँ ध्यान देना कि ये आई नॉट दिया हुआ है हमको, तो हमको अब चाहिए क्या है? वी नॉट। तो पहले तो हम निकालेंगे रिजल्टेंट वी आर एम एस, और फिर √2 का उसमें मल्टीप्लाई करके वी नॉट मिलेगा, और उसको आई नॉट 10√2 से डिवाइड करके हमको आंसर मिल जाएगा। अब रिजल्टेंट वी आर एम एस कैसे निकालेंगे हम? तो वो आएगा फेजर डायग्राम से। फेजर डायग्राम हमको बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ सर्किट का करंट शो कर दिया, ये कौन सा करंट है? ये है मान लो आई आर एम एस। आई आर एम एस, तो आपको प्रॉपर्टी पता होगी कि रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट ये होते हैं सेम फेज में। तो इसी डायरेक्शन में हमको क्या बना देना है? इसी के साथ पैरेलल में बना देना है हमको वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर। ठीक है ना? वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर मतलब वी आर, और वी आर कितना है? वो है 40 वोल्ट। फिर कैपेसिटर में क्या होता है? तो कैपेसिटर में आपको मालूम है करंट लीड करता है और वोल्टेज लैग करता है, मतलब ये लीडिंग है करंट। तो इसको हमको नीचे शो करना पड़ेगा। इस तरह से हम शो करेंगे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, दैट इज 10 वोल्ट। और इंडक्टर में करंट लैग करता है, ये करंट लिख रखा है मैंने आई आर एम एस, और वोल्टेज करेगा लीड, मतलब ये 40। और फेजर डायग्राम में ये वोल्टेजेस हम क्या सपोज कर लेते हैं? इनको वेक्टर्स। हालांकि वोल्टेज तो स्केलर क्वांटिटी है, पर हम इनको वेक्टर्स मानकर और फिर इनका करेंगे वेक्टर एडिशन। तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स का रिजल्टेंट कैसे आता है? लार्जर माइनस स्मॉलर इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? वो आएगा 30, और कहा? लार्जर की डायरेक्शन में। एक साथ तीन वेक्टर्स तो जोड़ नहीं सकते, पहले इन दोनों को हमने ऐड किया वेक्टोरिकली, और फिर ये ऑलरेडी है यहाँ 40, और अब इनका फाइंड करेंगे रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पैरेललोग्राम कंप्लीट करके, और जो डायगोनल होगा वही रिजल्टेंट को शो करेगा। तो आपको प्रॉपर्टी पता होगी, दो यदि वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो रिजल्टेंट कितना होता है? √p² प्लस q²। जो भी दो वेक्टर दिए होंगे, तो 30² प्लस 40², उसका रूट हमको निकालना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? ये 1600 और 900 2500, यानी ये मिल गया हमको 50 वोल्ट। तो ये जो 50 वोल्ट आया है, ये क्या आया है हमारे पास में? रिजल्टेंट वी आर एम एस। तो वी नॉट कितना होगा? इसका √2 टाइम्स। तो इसका √2 टाइम्स यहाँ चाहिए हमको, 50√2। और करंट कितना दे रखा है हमको? करंट दे रखा है 10√2। √2 कैंसिल आउट होकर ये आ जाएगा 5 ओम के बराबर। 5 ओम इज द करेक्ट आंसर। तो आंसर डी इसका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोल रहे हैं? फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज √3। ये जिस मटेरियल का बना है
उसका हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और ये रे दिखाई हुई है जो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलरली स्ट्राइक हो रही है। तो हमको बताना क्या है? हमको बताना है एंगल ऑफ एमर्जेंस। एंगल ऑफ एमर्जेंस हमको बताना है। अब क्योंकि ये इसके ऊपर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुई है तो आई कितना होगा? 0, आर भी 0 होगा और ये अनडिविएटेड स्ट्रेट यहां आकर टकराएगी। अब इस सरफेस पर टकराने के बाद इसका करवाना पड़ेगा हमको रिफ्रैक्शन। तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि कहीं यहाँ क्रिटिकल एंगल तो फॉर्म नहीं हो रहा है। यदि यहाँ क्रिटिकल एंगल बन जाएगा तो क्या होगा? तो ये इंटरफेस से जाएगी और क्रिटिकल से ज्यादा हुआ ये एंगल तो क्या होगा? ये वापस उसी मीडियम में लौट जाएगी। पर ऐसा नहीं होगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पर नॉर्मल रिफ्रैक्शन होने वाला है और ये जा रही है डेंसर टू रेयरर और इसलिए ये रे चली जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल और इस तरह से ये बाहर मिलेगी हमको। क्योंकि पूछा था हमसे कि वो एंगल ऑफ एमरजेंस कितना होगा, यानी ये बाहर तो आई होगी, ठीक है ना। ऐसा मानते हुए ये हो जाएगा इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको इन्होंने कहा है एंगल ऑफ एमरजेंसी। हमको फाइंड करना है। अब ये 60 है, ये 90 है, तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना होगा? तो ये हो जाएगा 30। अब इस ट्रायंगल की बात करें तो ये एंगल 90, तो ऑब्वियसली ये 60 यानी ये हो गया 30। और अब हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे इस वाले रिफ्रैक्शन के लिए, है ना। इस दूसरे वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जो रिफ्रैक्शन हुआ है उसके लिए स्नेल्स लॉ लगा देंगे और स्नेल्स लॉ का ये फॉर्म हम यूज करेंगे, म्यू साइन थीटा इज कांस्टेंट, ठीक है। इसको यूज करेंगे। कैसे लगाते हैं इसको? तो पहले रे कहाँ थी, किस मीडियम में थी? वो थी इसमें प्रिज्म के अंदर, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में बनने वाले एंगल का साइन, मतलब साइन 30, ठीक है, इक्वल्स टू बाहर आएंगे तो बाहर क्या है? बाहर तो एयर है, यानी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? 1 इंटू साइन ऑफ एंगल फॉर्म, मतलब साइन ई। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा फॉर ई। ये √3 और ये 1/2 यानी √3/2 इक्वल्स टू साइन ई। क्लियरली ई इज 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री होगा एंगल ऑफ एमरजेंस। तो आंसर 1 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जगह पहले आपको एक यूजफुल इंफॉर्मेशन देना है। वो ये कि अब मैंने नून एकेडमी पर लाइव क्लासेस लेना शुरू कर दिया है। अभी तक आप मुझसे क्लासरूम में पढ़ते थे, पेन ड्राइव कोर्सेस थे। उसके अलावा नीट के लिए नून एकेडमी पर मैंने क्लास लेना शुरू कर दिया है। ये मेरा कूपन कोड है, आपको फी में डिस्काउंट मिल सकता है। केवल फिजिक्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर पूरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत सीनियर टीचर्स पढ़ाएंगे, मैं भी आपको बताता हूं उनके बारे में। पर इन कोर्सेज का आपको फायदा क्या है? फायदा यह है कि पर्सनल मेंटरिंग होगी आपकी। अब तक कॉल करके आपको मुझसे डाउट पूछना पड़ते हैं, अब आप मुझसे ऑनलाइन भी डाउट्स पूछ सकते हैं और दूसरी सीनियर फैकल्टीज भी आपके डाउट क्लियर करेगी मेरे साथ साथ। उसके अलावा वैसे तो मैं टिप्स और ट्रिक्स की बात करता नहीं हूं, क्योंकि जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं कि अलग से मैं टिप या ट्रिक नहीं बताता। वो तो पढ़ाने के दौरान मैं आपको बताता हूं कि क्या अप्रोच अपनी होनी चाहिए। फिर मॉक टेस्ट होंगे, डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं, फिर हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक भी होगा और एग्जाम तक मैं आपके साथ में रहूंगा। कौन कौन मेरे साथ पढ़ाने वाले हैं? तो डॉक्टर विशेष पराशरी सर हैं, ये केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। सुनील सर हैं, अपर्णा मैम हैं, ये बायो साइंस के हैं दोनों टीचर्स। और ये मेरा फोटो आप देख रहे हैं। 15 अक्टूबर से ये 12th का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 12th का सिलेबस भी होगा और 11th का भी होगा। उसके अलावा एक स्पेशल बैच 11th के लिए जो 23 में अपीयर होंगे, उन बच्चों के लिए एक और बैच स्टार्ट हो रहा है 21 अक्टूबर से। तो इन बैचेस को आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसका फायदा ले सकते हैं बहुत ही नॉमिनल फी में।
आप वो पढ़ पाएंगे जो आपको और कहीं शायद नहीं मिलता होगा। और मुझसे यदि आपको पढ़ना पसंद है तो पेन ड्राइव कोर्स जैसा चलता है वैसा जारी रहेगा, क्लासरूम भी जारी रहेगा यहाँ भोपाल में। उसके अलावा नून एकेडमी पर आप मेरी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? अ डायपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन, इन विच डायरेक्शन विल इट मूव? तो ये देख रहे हैं आप एक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ शो की हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमको बताना क्या है कि ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा। उसके अलावा कुछ बात पोटेंशियल एनर्जी की भी हुई है। तो पहले तो इसको ऑब्जर्व करो फील्ड को। तो क्या ये यूनिफॉर्म फील्ड है? नहीं, ये यूनिफॉर्म फील्ड नहीं है। ये चार्ज माइनस प्लस क्यू जहां सिचुएटेड है उस रीजन में फील्ड स्ट्रांग है और इधर वो वीकर है, क्योंकि फील्ड लाइंस कैसी दिख रही हैं? दूर दूर। यहाँ क्राउडेड है तो यहाँ फील्ड ज्यादा है। अब आपको पता है कि ये चार्जेस हैं, पॉइंट चार्जेस, इन पर आएंगे फोर्सेस ड्यू टू फील्ड। पॉजिटिव चार्ज पर कहाँ आएगा फोर्स? फील्ड की डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में। उसको अलग से मैं यहाँ दिखा रहा हूं। इस प्लस क्यू पर जो फोर्स आएगा वो आएगा इस डायरेक्शन में। और कितना होगा वो होगा ये चार्ज और इस लोकेशन की फील्ड यानी ई ए। और इस पर फोर्स कहाँ आएगा? फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो इधर आएगा, क्यू ई बी। अब क्योंकि ई बी कम है और ई ए ज्यादा है तो ये वाला फोर्स लार्जर होगा। लार्जर माइनस स्मॉलर इन द डायरेक्शन ऑफ लार्जर, मतलब इस डायपोल पर एक नेट फोर्स यहां एक्ट करेगा। तो एक बात तो हमको समझ में आ गई कि ये डायपोल राइटवर्ड्स मूव करेगा, मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट वाले जो आंसर्स हैं उनको तो आप रूल आउट कर सकते हो। टूवर्ड्स राइट इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। फिर पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? तो ये जो फोर्सेस लगाए ये किसने लगाए हैं? फील्ड ने। फील्ड ने। वर्क डन किसने किया है? फील्ड ने। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। आप जानते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है नेगेटिव साइन के साथ वर्क डन बाय द इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ने जितना वर्क डन किया उसको एक नेगेटिव साइन देना पड़ेगा, तब हमको मिलेगी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है। अब वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड ने कितना किया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही है ये फोर्स। डिस्प्लेसमेंट भी इधर है तो वर्क डन होगा पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होगा वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये नेगेटिव साइन रह जाएगा। इसका मतलब यू फाइनल इज लेस देन यू इनिशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी टुवर्ड्स द लेफ्ट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल डिक्रीज। तो मेरे ख्याल से ये आंसर सही होना चाहिए, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। बहुत ही आसान है। कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is connected across an AC source of voltage V given by V equals to V naught sin omega t. The displacement current between the plates of the capacitor would then be given by. तो हमको बताना है करंट, हमको दे रखा है वोल्टेज। तो आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि कैपेसिटर में करंट लीड करता है, करंट लीड करता है। तो जब आप करंट की इक्वेशन लिखेंगे तब क्या होगा? यहां पर आएगा साइन, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, बस फेज का डिफरेंस रहेगा। यहां आएगा साइन ओमेगा टी प्लस 90। और ये वाला प्लेस किसके लिए रखा हुआ है हमने? पीक वैल्यू ऑफ करंट के लिए। अब पीक वैल्यू ऑफ करंट कैसे आएगा? तो पीक वैल्यू ऑफ करंट आएगा पीक वोल्टेज अपॉन, यहां क्या आएगा? यहां आएगा एक्ससी। एक्ससी को क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कितना होता है 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये ऊपर जाकर बन जाएगा वी नॉट ओमेगा सी, वी नॉट ओमेगा सी। और थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री लगा दें यहाँ, आपको मालूम होगा कि साइन 90 प्लस थीटा वो होता है कॉस थीटा, यानी ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। और यही है वो करंट जिसको इन्होंने आई डी बोला हुआ है, डिस्प्लेसमेंट करंट। तो वी नॉट ओमेगा सी साइन कॉस ओमेगा टी, यानी ऑप्शन ए को करेक्ट होना चाहिए। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अ थिक करंट कैरिंग केबल ऑफ रेडियस आर कैरीज आई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड across its cross section. The variation of magnetic field BR due to the cable with the distance R from the axis of the cable is represented by. तो ये आपने कहाँ पढ़ा हुआ है इस तरह का क्वेश्चन?
ये पढ़ा है आपने एम्पियर सर्किटल लॉ में, ये मैंने दिखाया है उस केबल का क्रॉस सेक्शन। तो जो डॉट्स दिखा रहे हैं ये है करंट, ठीक है। हमको अब चाहिए कहाँ कहाँ पर है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। एक तो चाहिए हमको इनसाइड पॉइंट पर और एक बार चाहिए आउटसाइड पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ तो फील्ड जीरो होती है, ये आपको पता होगा थ्योरी से। सभी ग्राफ्स में ग्राफ जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एक्स एक्सिस पर प्लॉटेड है आर, वाई एक्सिस पर है बी। फिर उसके बाद आपको पता होगा कि ये लीनियरली इंक्रीज होता है टिल सरफेस, और उसके बाद 1/r से वो डिक्रीज होता है। तो मैक्सवेल सर्किटल लॉ से रिजल्ट्स आते हैं, वो आपको मालूम ही होंगे। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अ कॉन्वेक्स लेंस ए ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर and a concave lens B of focal length 5 centimeter are kept along the same axis with a distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam, then the distance d in centimeter will be. तो दो लेंसेस की बात हुई है, एक तो है कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया वो कॉन्वेक्स लेंस, और इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर इंसिडेंट होता है एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट। और फिर इसका इसका जो इमेज होगा वो कॉनकेव के लिए करेगा ऑब्जेक्ट का काम, और फिर से रेज पैरेलल एमर्ज हो रही हैं, ऐसा उसने बोला हुआ है। तो इसको हम लॉजिक से करेंगे, फॉर्मूला से करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इंस्टेड आप सिर्फ थियरी से, लॉजिक से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हो एक्चुअली ये रहा है कि इसके ऊपर जब ये पैरेलल बीम आकर इंसिडेंट होता है तो क्या होगा इसका, तो यह तो आपको थियरी से पता है, ये रेस कन्वर्ज होंगी इसके सेकंड प्रिंसिपल फोकस पर, मतलब यहां पर उन्हें कन्वर्ज होना चाहिए। पर हुआ ये होगा कि ये कन्वर्ज होने के पहले, इन रेस के कन्वर्ज होने के पहले क्या हुआ होगा, इन रेस को इंटरसेप्ट कर दिया होगा इस कॉनकेव लेंस ने, और इस कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब इस कॉन्वेक्स के लिए ये क्या है, तो ये है इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स लेंस। पर ये इमेज इसके लिए काम कर रही है वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, और ये है इसके फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पर। कॉन्वेक्स का ये सेकंड प्रिंसिपल फोकस है, और इसका यदि ये फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा तो होगा ये कि ये रेज इस तरह से पैरेलल हो जाएंगी। इतना आया आपको समझ में? यानी ये जो पॉइंट है इसके ऑप्टिकल सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये होगी 5 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। और ये कितना होगा, तो ये कॉन्वेक्स का सेकंड प्रिंसिपल फोकस है और उसकी फोकल लेंथ दी हुई है हमको 20 सेंटीमीटर, और इनके बीच की सेपरेशन हमको बोला है d है, और वो d ही हमको फाइंड करना है। तो बस सब्ट्रैक्ट कर देंगे 20 में से 5, तो हमको मिल जाएगा 15, यानी आंसर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसको लॉजिक से, थ्योरी के बेसिस पर सॉल्व करेंगे तो ये जल्दी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, an electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work function. If m mass is of photoelectron emitted from the surface has de Broglie wavelength lambda d, then इसमें मिक्सिंग की है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डी ब्रोगली या मैटर वेव के कॉन्सेप्ट्स की। पहले क्या बोला उसने, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वेवलेंथ है लैम्डा, वो किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस पर इंसिडेंट होती है जिसका वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल है। तो हम लगाएंगे आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, एच सी बाय लैम्डा। ये क्या है, तो यह है इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी, एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू उसका वर्क फंक्शन प्लस यहाँ क्या आता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसको मैंने ये लिख दिया है। और इसमें सवाल में हमसे बोला हुआ है कि नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन है, मतलब ये क्वांटिटी तो जीरो है, मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है इमिटेड फोटोन की, वो है एच सी बाय लैम्डा, जितनी की इंसिडेंट फोटोन की थी। और अब लगा देंगे हम डी ब्रोगली का इक्वेशन। क्या जानते हैं आप डी ब्रोगली वेवलेंथ, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, तो लैम्डा डी इज इक्वल टू कितना होता है, तो वो होता है एच बाय पी। पी इज लीनियर मोमेंटम, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, और लीनियर मोमेंटम और एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है, तो वो है 2me, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी यदि E है तो ये है वो रिलेशन। और अब बस इसकी स्क्वेयरिंग करके और इसको हम
उस फॉर्म में ले आएंगे जिस फॉर्म में आंसर हमको दिए हुए हैं। तो इसकी स्क्वेयरिंग कर देते हैं, तो ये हुआ लैम्डा डी स्क्वायर। लैम्डा डी स्क्वायर मतलब ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है, बी तो करेक्ट नहीं है। इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर, एच स्क्वायर अपॉन 2m, और ई कितना है, ई है ये एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, एक एच कैंसिल हो जाएगा, एक एच कैंसिल होकर इसको पहले ऐसा लिख लेते हैं, क्या लिख लें, लैम्डा डी स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं एच अपॉन 2m सी और ये लैम्डा। ठीक है, और अब इसको आंसर से चेक करते हैं, तो ये आंसर मैच हो रहा है। देखो ये हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। लैम्डा इज इक्वल टू 2mc अपॉन एच इंटू लैम्डा स्क्वायर, एंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बस इसको आपको ट्रांसपोज करना पड़ेगा। लैम्डा इज इक्वल टू, ऐसा लिखा हुआ है, 2mc बाय एच इंटू लैम्डा डी स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन, column 1 gives certain physical terms associated with flow of current through a metallic conductor. Column 2 gives some mathematical relations involving electrical quantities. Match column 1 and 2 with appropriate relations. तो सबसे पहले बात हो रही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मुझे तो दिख गया आंसर, पर आप कैसे याद लाओगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए आपको कुछ फॉर्मूले पता है। एक तो आपको ये पता होता है I इज टू NEAVD, ये पता है आपको। उसके अलावा आपको ये भी पता होगा, क्योंकि ये बात हो रही है मेटालिक कंडक्टर की, उसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो अंदर फील्ड प्रोड्यूस होती है, और उस फील्ड से इलेक्ट्रॉन्स पर आता है फोर्स, कितना, स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई ऑपोजिट टू द फील्ड। ये तो सिर्फ मैंने उसका मैग्नीट्यूड लिखा है, इसको m से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। और एक आप जानते हैं रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम, उसको टाउ से डिनोट करते हैं, इसमें टाउ का मल्टीप्लाई कर दें तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम गिव्स वेलोसिटी, यानी यह है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ सब एटॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसका आंसर तो ये है। तो ए से हमको मैच करना है आर को, ए मैच हो रहा है आर के साथ में, है ना। एक बात तो ये पता लग जाती है हमको। तो ए आर वाले कौन से हैं, तो चारों ही ए और आर वाले हैं, तो इनको तो करना ही नहीं था हमको। यदि हमारा ध्यान चला जाता तो हम इसको छोड़ भी सकते थे। फिर किस पर आए, फिर रिलैक्सेशन पीरियड की यदि बात करेंगे ना, तो ये तो इसका स्टैंडर्ड ही फॉर्मूला है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, एम अपॉन एन ई स्क्वायर रो। ये रिलैक्सेशन पीरियड है, मतलब सी मैचेस विद व्हाट, विद पी, सी और पी, और सी और पी वाला कौन सा है, तो उसमें ये दिखाई पड़ रहा है। तो ये भी मैच हो गया, ये भी मैच हो गया, यानी आंसर तो 1 ही करेक्ट है। अब बाकियों की भी बात कर ही लेते हैं। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी तो आप क्या जानते हैं, V बराबर होता है आई आर, ओम्स लॉ, है ना। V इज इक्वल टू आई आर। और किसी कंडक्टर के लिए बात करेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यदि आपको याद हो, वोल्ट पर मीटर, तो V होगा, V कितना होगा, वोल्ट पर मीटर, फील्ड इनटू लेंथ, यानी ई एल इसको लिख सकते हैं, ऐसा आप रिकॉल कर सकते हैं, एल एल कैंसिल। ठीक है, अब आई बाय ए क्या होता है, जे, तो जे रो इक्वल्स टू ई, ई इज इक्वल्स टू जे रो, तो रो इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ई बाय जे। तो ये भी मैच हो गया, जस्टिफाई हो गया कि डी, और कौन सा डी, और किसकी बात हो रही है, सॉरी किसकी बात कर रहे थे हम, बी की, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, यानी बी मैच हो रहा है एस के साथ में, बी मैचेस विद एस। ठीक है, तो बाकी चौथा आप कर लेंगे, किसकी बात हो रही है, वो करंट डेंसिटी की, वो यहां से निकल आएगा। देखो आई को उधर ले जाएं तो करंट डेंसिटी बन जाएगी जे, और जे कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा NEVD, NEVD। तो ये भी मैच हो गया, यानी ए आर बी एस सी पी और डी करंट डेंसिटी इज NEVD, यानी इसका ऑप्शन 1 ही करेक्ट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस
X ZA undergoes spontaneous decay in the sequence. एक सीक्वेंस दिखाया हुआ है where Z is the atomic number of element X, the possible decay particles in the sequence are. जैसी आप इधर ध्यान देंगे, है ना, ये था न्यूक्लियस और यहां पर होना चाहिए था एक्चुअली Z, ठीक है, Z, और आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर 1 से कम हो गया। यदि यहाँ Z+1 लिखा होता तो आप क्या बोलते हैं, नेगेटिव बीटा पार्टिकल, पर यदि -1 लिखा है मतलब पहला इमिशन किसका हुआ होगा, बीटा पॉजिटिव का, बीटा पॉजिटिव, तो यही ऑप्शन सही है। बाकी चेक कर लेते हैं। अब बी के बाद जब सी बना तब यहां लिखा है Z-1 या Z-3, यानी Z 2 से और कम हो गया, और 2 से वो कब कम हो जाता है, जब अल्फा पार्टिकल का इमिशन होता है, यानी ये अल्फा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक बढ़ गया, Z-3 से Z-2 हो गया, एक बढ़ गया मतलब बीटा नेगेटिव, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से इसको आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ 4 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, इक्वल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड सेम मटेरियल इज 0.25 ओम। तो बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, यहाँ गलती हो सकती है। यहाँ बात कर रहे हैं ये 4 वायर्स की, ऐसे वायर्स हैं जिनका मटेरियल सेम है, रो सेम, लेंथ सेम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम, और हम मान लेते हैं कि हर वायर का रेजिस्टेंस है R। लेट रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर इज, ये हर वायर का रेजिस्टेंस नहीं है, ये तो वो रेजिस्टेंस है जब उनको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया तब का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो। हमको मानना पड़ेगा कि हर वायर का रेजिस्टेंस, लेट रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर इज R। ये तो आप मन ही मन में करेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, हमने मान लिया कि वो R है। और जब इनको हमने कनेक्ट किया पैरेलल में, तो जब इनको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा R/4, ये आपको याद होगा। n resistors each of value R are connected in parallel, resultant या effective is R/n। तो ये दे रखा है हमको एक्चुअली 0.25, यानी हर वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो वो है 4 टाइम्स ऑफ दिस, दैट मींस 1 ओम। हर वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। अब व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। अब इन सबको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो R1 + R2 + R3 + R4 यानी 4 ओम आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें गलती हो सकती है। अभी तक हमने जितनी प्रॉब्लम्स की उनमें ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल है, मतलब हमारा ध्यान कॉन्सेप्ट्स पर ज्यादा होना चाहिए और केयरफुली हमको पढ़ना चाहिए क्वेश्चन को। ओवर कॉन्फिडेंस किल्स।